द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला, आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। उस कॉपी पर 1 से लेकर 50 तक नंबर लिख लीजिए। जो प्रश्न आपका सही होगा उसके आगे सही का निशान, जो प्रश्न आपका गलत होगा उसके आगे गलत का निशान लगाते चलिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि टोटल इस 50 नंबरों में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने नंबर आ रहे हैं। दूसरा काम आपको ये करना है कि हम लोग जब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे, उसके विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ के 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर बताने की कोशिश करना है। तो इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो हमारे 10वें प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा आंसर बताने के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो घटती है एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नील हरित शैवाल जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। धुआं, जिसे हम लोग स्मॉग भी कहते हैं, आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि जो धुआं होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? यानी कि भारत में सतत विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनके लिए कौन सी एक नोडल संस्था है ये आपको बताना है। कंफ्यूज मत होइएगा, विकल्प एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत से लोग जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। योजना आयोग बंद किया जा चुका है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। यानी कि जब प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण होता है तो वो भौतिक विज्ञान के किस नियम के कारण होता है ये आपको बताना है। तो 5वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर के प्रश्न पर। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित करें तो इन चारों विकल्पों में से कौन सी घटना होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 7वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। स्टार्टिंग में ही हमें साइंस के प्रश्न मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ये 4 विकल्प हैं, इसमें बताना है कि किसका जो रक्त होता है वो सफ़ेद है। तो 7वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, तिलचट्टा। 8वें पर चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद है इसका आंसर सभी लोग दे लेंगे कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु होता है वो किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करता है। सभी लोगों ने पढ़ा होगा इस प्रश्न को। दलहनी फसलें, जिसे हम लोग दाल भी कहते हैं, उनकी जड़ों के साथ नाइट्रोजन की क्रिया संपन्न होती है। 9वें प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस नहीं शब्द को विशेष रूप से पढ़ना है। प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसलिए इसको आराम से आप पढ़ के आंसर बताने की कोशिश करिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, किसी भी प्रश्न पर चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सिर्फ हमें जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को बताना है और आपको भी देखना है कि 50 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही रहेगा। रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं होती है, तो ये वाला जो है ये गलत है। बाकी सबका जो जोड़ा बनाया गया है वो सही जोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 10वें नंबर के प्रश्न पर। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से में परिभाषित है? तो धन विधेयक के बारे में कहाँ बताया गया है, यही आपको बताना है। आसान प्रश्न है, सभी का सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। 11 नंबर पर चलते हैं। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने 1923 में एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या नाम है, यही आपको बताना है। 1923 मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास, इस घटना को याद रखिएगा। तो 5 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 तो सबको याद है, लेकिन डेट भी याद होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो क्यों हुआ था, यही आपको बताना है, किसके संबंध में हुआ था। तो 13वें प्रश्न में जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा, ओजोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर के प्रश्न पर। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? यानी कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है, यही आपको बताना है। तो 14 नंबर के प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। आगे बढ़ते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना कौन सी है, ये आपको बताना है और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही रहेगा, पहल, PAHAL। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 16 नंबर पे चलते हैं। ये अर्थशास्त्र के प्रश्न हैं। ठीक है, तो पहले हमने विज्ञान पढ़ा, अब हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, यानी कि इन 4 विकल्पों में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए नहीं चलाया जाता है? तो 16वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। महिला किसान सशक्तिकरण जो परियोजना है ये गरीबी रेखा के लिए नहीं चलाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 17 नंबर के प्रश्न पर। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाती है। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। तो 17वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा, सामान्य स्थिति बेरोजगारी यह कहलाती है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। नागरिक पंजीकरण प्रणाली जिसको CRS कहते हैं के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? जन्म और मृत्यु की घटना को कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यही आपको बताना है।
तो 18वें प्रश्न में जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। मिड डे मील के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राइमरी में जब आप लोग हो जाएंगे, जूनियर में भी आप हो जाएंगे, तो मिड डे मील ज़रूर बांटा जाएगा। तो मिड डे मील के बारे में 19वें नंबर के प्रश्न में लिखा है कि मिड डे मील जो योजना थी, जिसको हम लोग मध्याह्न भोजन योजना भी कहते हैं, ये कब प्रारंभ की गई थी। तो योजना कब प्रारंभ की गई थी यही आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग इसको आंसर देना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 1995 में मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पर, और अब हमारे इतिहास के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद से कौन जुड़ा हुआ है, संबंधित है, ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। अब यजुर्वेद को किसी ने डिटेल में तो पढ़ा नहीं है, तो इसका आंसर अधिकांश लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बाजसनेयी। तो बाजसनेयी जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हाथी गुफा का जो अभिलेख है किस शासक के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो 21वें प्रश्न का सही आंसर रहेगा खारवेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बागोर। बागोर से हमें मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की भी बात कर लेते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या लेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। 25 नंबर पे चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है 25 नंबर का, एक छोटा सा बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो इसमें कोई समय नहीं देंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है, ये आपको बताना है। इन 4 विकल्पों में मृदा से कौन संबंधित है, यही आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इडेफिक। इडेफिक मृदा से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत आसान सा ही प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। बहुत ही आसान से प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं। उम्मीद है आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। और 27वें प्रश्न में जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर पे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। जो पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है, ये आपको बताना है। नदियों के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती, जिसे हम लोग तापी नदी भी कहते हैं। यह पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यही आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो जहाँ भी आप इलायची का नाम सुनिए वहाँ पर आप केरल पे निशान लगाइए। वास्को डिगामा भी केरल ही आया था इलायची और काली मिर्च लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं।
भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई, ये आपको बताना है। जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए, वन लाइनर प्रश्न है, ज़्यादा इसमें समझना नहीं है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी। 31 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवोम है? तो मानव जनित जीवोम कौन सा है, ये आपको बताना है। ABCD 4 आपके पास विकल्प हैं। तो इन आसान प्रश्नों पर हम लोग ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे और इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। फसली जो भूमि होती है वो मानव जनित जीवोम होती है, बाकी के जो सारे विकल्प हैं वो प्राकृतिक हैं। ठीक है, 32 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, जिसे हम लोग उपसभापति कहते हैं, कौन थे, ये आपको बताना है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? सबको पता है, इसमें समय नष्ट नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 34 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर मतलब संविधान के इतर संस्था कौन सी है? इसका भी आंसर सभी लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, नीति आयोग। तो इतने आसान प्रश्न के लिए समय हम लोग नष्ट नहीं करेंगे, आगे अपने 35 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं और सहकारिता आयोग की बात करते हैं। सहकारिता आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो सहकारिता आयोग था वो किससे संबंधित था। अच्छा प्रश्न है, पॉलिटी का बढ़िया प्रश्न है। तो 35 नंबर में ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित सरकारिया समिति थी। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर पर लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोक हितवादी जो उपनाम है वो किसका है, यही आपको बताना है। गलत मत करिएगा इस प्रश्न को। तो 36वें नंबर में ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर के प्रश्न पर गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स ये किसने कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, ये आपको बताना है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, गलत मत करिएगा, इस प्रश्न को गलत करना समझ लीजिए गुनाह के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा था? गांधी जी को कहा था। अब हम लोग अपने कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के लगाते हैं। तो 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया था। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था, यानी कि इसकी क्या थीम थी, यही आपको बताना है। करंट अफेयर्स सब लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, कम से कम 8 से 10 नंबरों का करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा में आने वाला है। और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। यह थीम थी किसका? वित्तीय साक्षरता सप्ताह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 39 नंबर के प्रश्न पर। 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बनाए गए? 6 फरवरी 2021 की ये घटना है। तो 39वें प्रश्न में हमारा जो ऑप्शन सी रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, SN सुब्रमण्यम। तो SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 40वें नंबर पे चलते हैं। 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य में भारत और अमेरिका इन दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2020 किया गया था।
ठीक है, तो किसने किया था? भारत और अमेरिका की सेनाओं ने किया था। युद्ध अभ्यास 2020 किया था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है ये आपको बताना है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तुक्का नहीं लगाना है, सोच समझ के आंसर देना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि आपके राजस्थान में है। वहीं पर युद्ध अभ्यास 2020 किया गया था और भारत और अमेरिका के बीच का ये युद्ध अभ्यास था। 41 नंबर पर चलते हैं। दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया। ठीक है, इसमें भारत का क्या स्थान था यही आपको बताना है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का क्या स्थान है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 111। तो 111वां स्थान था भारत का। तो अभी आपने देखा दो प्रश्न हमारे मिले हैं। एक आपका प्रश्न सूचकांक से संबंधित है, दूसरा प्रश्न आपका युद्ध अभ्यास से संबंधित था, जो कि पिछला प्रश्न था। यानी कि अगर आपको सूचकांक और युद्ध अभ्यास के जितने सारे प्रश्न हैं वो नहीं रटे हैं तो उसको आप किसी भी बुक से, करंट अफेयर्स की कोई भी बुक ला के रट लीजिएगा। सूचकांक और सारे युद्ध अभ्यास ये आपको रटे होने चाहिए। 20-25 सूचकांक होते हैं और 20-25 ही आपके युद्ध अभ्यास होते हैं जो साल भर में किए जाते हैं, और ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट का हमें समय दीजिए इसको सेट करने के लिए, और अब बढ़ते हैं अपने 42 नंबर के प्रश्न पर। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2020 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय पर्व, इसका क्या नाम है? आदि महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आदि महोत्सव मनाया गया था 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य में, और कहाँ पर मनाया गया था यही आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली। तो आदि महोत्सव का पर्व नई दिल्ली में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 43 नंबर के प्रश्न पर। 27 जनवरी 2021 को संपन्न 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर, जिसको हम लोग अंडर 20 भी कहते हैं, एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का कौन राज्य ओवरऑल चैंपियन बना? तो जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी 2021 की, उसमें कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन था ये आपको बताना है। तो भैया खेलों में कौन सा राज्य आगे है? खेलों में सबसे आगे कौन है? ये 4 विकल्प जो आपको दिए गए हैं उसमें खेलों में सबसे आगे हरियाणा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। इसमें तो आपको सोचना समझना भी नहीं है। आगे के हमारे जो 44 नंबर 44, 45, 46 ये सारे प्रश्न हैं, ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, और रीजनिंग के प्रश्नों की हम लोग एक अलग से वीडियो बनाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों की एक अलग से वीडियो बनाई जाती है। तो चलिए आज का हम लोग अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं। 50वें नंबर का प्रश्न। 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 का आयोजन किया गया था, और ये कहाँ पर किया गया था यही आपको बताना है। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु यानी कि जिसे हम लोग बेंगलोर भी कहते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 का आयोजन किया गया था। तो आज के लिए टोटल हमारे पास 50 प्रश्न थे, जो कि आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं। अगर कोई आपके मित्र भी जूनियर शिक्षक भर्ती अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके टोटल 50 नंबरों में कितने अंक बन रहे हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।